लिए यहाँ टूरिस्ट फ्रेंडली बनने के लिए आपने क्या कार्य किया है और आगे क्या भविष्य में तय करते हैं कि वो होगा, वो बताएं आप। हमारा वर्तमान जो बाल बच्चा है उसके वो क्या खाएगा उसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं, हमने कहा कि गंगा जल को लिफ्ट करके बांका के बड़ुआ डैम पे डालिए, संचित कीजिए और जब जरूरत पड़े तो उस जल को किसान को मुहैया कराइए। और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। 1800 करोड़ की योजना है, हुआ 1-2 करोड़ की योजना नहीं है। एक विधायक 1800 करोड़ की योजना को हम लाए। ऐसा कोई काम जिसमें सबसे हार्ड चैलेंज आया हो, ऐसा कौन सा काम? हमको कभी चैलेंज इवेंट किया है, आया ही नहीं। हम जो मांगते हैं हमको मिल जाता है। हम नहीं समझते चैलेंज, ये तो सर वरदान ये वरदान हो गया। हम चैलेंज नहीं मांगते। और नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 25 से 30 के बीच 1 करोड़ छात्रों को, बेरोजगारों को नौकरी और व्यवसाय हम देंगे। आपको पूर्ण विश्वास है? आपको पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार कभी झूठ नहीं बोला। एक भी बात बताइए नीतीश कुमार का जो कि सड़क पर नहीं उतरा है, जो जमीन पर नहीं उतरा है, बताइए तो। वो तो हम सबों को छोड़कर जा रहे हैं सर राज्यसभा के लिए। वो जा नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, वो दिल्ली से पैसा लाने के लिए जा रहे हैं। आप बात, नीतीश कुमार कुछ सोचता है और उसका कुछ अर्थ होता है। नीतीश कुमार जो आज सोच रहा है वो 5 साल बाद दिखाई पड़ता है। राजनीति को लोग गंदा छोड़ देते हैं। राजनीति गंदा चीज नहीं है। राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आवेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी कैसे जन्म लेगा बताइए? जयप्रकाश नारायण कैसे आवेगा? कर्पूरी ठाकुर कैसे आवेगा? नीतीश कुमार कैसे आवेगा? इसलिए आइए, लाल बहादुर शास्त्री भी इसी राजनीति के चलते आगे बढ़े हैं। इंदिरा गांधी भी इसी राजनीति में आगे बढ़ी है। जो देश के लिए कुछ करता है, समाज के लिए कुछ करता है, वह अमर हो जाता है। बाकी लोग गलीच में माननीय प्रधानमंत्री इन्होंने घोषणा किया कि भागलपुर को हम एक हवाई अड्डा देंगे। हमको मौका लगा, हम चले गए नीतीश कुमार से और कहा कि सर, जब माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि भागलपुर को हवाई अड्डा मिलेगा तो आप घोषणा कीजिए कि हमको सुल्तानगंज हवाई अड्डा। 931 एकड़ में सिक्योरिटी सुल्तानगंज को हवाई अड्डा दिया। कहा कि महिला अस्पताल के लिए सुल्तानगंज के महिला अस्पताल कब तक बनकर तैयार होगी? देखिए, इधर भी सुनिए, इधर भी आने वक्त स्वास्थ्य मंत्री सब मिले हैं कि सर आप विधानसभा में गए हैं और हमसे गए तो हम छोड़ेंगे। वहाँ हजारों की संख्या में लोग बसे हुए हैं और उनके लिए दूसरा ओवरब्रिज कब बनवा रहे हैं सर? पहले एक बात सुन लीजिए, हवाई अड्डा के चलते ओवरब्रिज प्रभावित नहीं होगा। 4 लेन सड़क है। सर, हमारा कहना है कि अभी भी लोग रेलवे क्रॉस कर आते हैं, उनको सीधा प्लेटफॉर्म टपना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी मार्ग से आए, प्लेटफॉर्म टपना ही होता है जी। और वो भी पास है, बनेगा। और उसके चलते कुछ हम प्रभावित हो गए। खाली एक जगह बोल दिए कि वो बनेगा, उसके चलते हमारा कुछ वोट घट गया, बता देते हैं आपको। अच्छा। इसलिए अभी हम नहीं बोलेगा। आर बनेगा, वो निश्चित बनेगा। एक और आर बनेगा मुरारका कॉलेज के सामने। मुख्यमंत्री से मिले, कहा सर वो गंगा पुल तो काम बंद है। हमको था कि पहले हमारे चुनाव के पहले गंगा पुल पर काम चालू हो जाएगा, अब तो चालू हुआ नहीं, अब तो उम्मीद नहीं है। तो उसको चालू कराया जाए सर। गलती ठेकेदार का है, ठेकेदार को आप फांसी दे दीजिए, ठेकेदार का सब पैसा जब्त कर लीजिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गंगा के उत्तर और दक्षिण के वासियों का क्या गलती है? वह पुल बनेगा तो उत्तर और दक्षिण के बीच का पुल बनेगा और गंगा के उत्तर दक्षिण की आबादी को बहुत फायदा होगा। हेल्थ सेक्टर में सर आज हमारे सुल्तानगंज के जो लोग हैं, जब सीरियस केस आता है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उन्हें भागलपुर पे निर्भर होना पड़ता है। यहाँ MRI मशीन नहीं है, अच्छे मशीन्स नहीं है, यहाँ पे इमरजेंसी के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। उसके विषय में क्या कहेंगे? आपका कहना एकदम सटीक है और जन उपयोगी है, समाज के लिए है। इस बात को मैंने विधानसभा में बिठा। सम्राट चौधरी के साथ आपका कैसा संबंध है? अच्छा, ठीक है। सम्राट चौधरी के साथ तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है।
सम्राट चौधरी बता देते हैं, उस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, बुरी तरह से रिलेटेड हैं। सम्राट चौधरी जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त भी हम परिवार में जाते थे, उस पर भी हम जाते हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट की सबसे बड़ी समस्या सर ब्रिगेडिंग सिर्फ और सिर्फ श्रावणी मेला में रहती है, उसके बाद ब्रिगेडिंग का कोई हाल ही नहीं दिखता। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ वाराणसी और प्रयागराज के तर्ज में उस प्रकार का ब्रिगेडिंग क्यों नहीं हो पाता है? जी जी ठीक है, देखो बैरिकेटिंग चूँकि यहाँ पर होना चाहिए कि सालों भर का बैरिकेटिंग होना चाहिए, है ना। केवल यहाँ सावन और भादों में बैरिकेटिंग होता है, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, उसमें भी लोग मरते हैं, डूब जाते हैं। हम ये प्रश्न है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक ऐसे पावरफुल पर्सनैलिटी मौजूद है जिसके कंधे पर सुल्तानगंज के ग्रोथ और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है। उत्तरवाहिनी गंगा के पावन तट और अजगैबीनाथ धाम की इस पवित्र धरती को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे रीजनल एमएलए माननीय डॉक्टर ललित नारायण जी टुडे सीटेड विथ मी ऑन दिस पॉडकास्ट। डॉक्टर ललित नारायण सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से पॉडकास्ट द अंकित शो। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। सर उनसे पहले मैं कोई सवाल करूं आपका, उनसे पहले मैं जानना चाहता हूं, सदन में आपने एक बार प्रस्तुति के दरमियान आपने कहा था जब आप छोटे थे आप लोगों को 5 किलोमीटर दूर स्कूलिंग के लिए जाना होता था, लेकिन अब बच्चों को 50 मीटर दूर जाना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 5 किलोमीटर दूर जाना तो ठीक है, लेकिन आप 5 किलोमीटर दूर से इतना दूर चले आए हैं कि एमएलए पद पे बैठे हुए हैं, इस विषय में बताइए, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र। देखिए वो ज़माना था कि हमारे पंचायत में मात्र मिडिल स्कूल हुआ करता था जी। और हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। ये सब मैंने 50 और 65 के बीच की बात करते हैं। तो हमारे गांव में मात्र चौथा तक की पढ़ाई होती थी स्कूल में। अच्छा। उसके बाद 4th क्लास पास करने के बाद बच्चों को दूर जाना पड़ता था, दूसरे गांव जाना पड़ता था, दूसरे गांव नहीं दूसरे पंचायत जाना पड़ता था। अच्छा। तो हमारे इधर एक गांव है ममै, मुंगेर जिला में पड़ता है। जिला भी भागलपुर से बाहर मुंगेर जिला 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पड़ता है। हम लोग वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, बच्चा सब छोटा बच्चा सब, चौथा पास करने वाला बच्चा हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते थे, कितना बड़ा होगा अंदाज कीजिए। तो वही हम विधानसभा में बता रहे थे कि आपके ज़माने में तो ऐसा हम देखा है कि हमको क्या क्या कष्ट हुआ पढ़ने में। बच्चा थे, कभी कभी जानवर रपेटता था रात, हम लोग भाग नहीं पाते थे। अच्छा। और अड्डा के नीचे सो जाते थे और भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। एक आध बार तो सांप मिल जाता था रास्ते में, गौमन सांप भी मिल जाता था, लेकिन प्रभु की माया सब कष्ट से बचते बचाते। जब हम 7वां पास किए, मैं मिडिल स्कूल 7वां से पास किए, तब हाई स्कूल पढ़ने के लिए असरगंज जलालाबाद हाई स्कूल में नाम लिखाया गया। गांव से और भी ज़्यादा दूर था, कच्ची सड़क है। अब वह सड़क चकाचक पक्की है, हम लोगों ने बनवा दिया है। उस सड़क पर 4 व्हीलर नहीं चलता था, बैलगाड़ी, साइकिल। तो हम लोग पैदल जाते थे उतना दूर तक, और पैदल जाने के बीच में फिर वही सब परेशानी होती थी। गर्मी के दिन में बीच में वृक्ष नहीं है, पानी नहीं है, पानी के अभाव में, छाँव के अभाव में भी, लेकिन पता नहीं भीतर में मैंने विद्या के प्रति कुछ था, लगता है गठरी बंधा हुआ था। सब कष्ट को झेलते हुए हम मैंने पास किए मैट्रिकुलेशन 73 में जलालाबाद हाई स्कूल से। और आज तो हमारे पंचायत में, अस्याचक पंचायत में बताए 50 मीटर, हमारे गांव से 50 मीटर की दूरी पर
100 मीटर की दूरी पर हाई स्कूल है। हाई स्कूल ही नहीं, +2 स्कूल है। ISC पढ़ने के लिए हम नाम लिखाए भागलपुर में, अंदाज कीजिए भागलपुर जाते थे, ट्रेन से जाते थे। जब तक हॉस्टल में हमको जगह नहीं मिली, रोज सुल्तानगंज या नारदपुर बस पर चढ़ते थे, स्टेशन उतरते थे, स्टेशन से फिर ट्रेन पर चढ़ते थे, नौतनगर उतरते थे और वहाँ से पैदल जाते थे कॉलेज। 1-2 महीना ऐसे करते 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 प्रिंसिपल से मिले, तब हॉस्टल मिला, तब हॉस्टल में रह करके पढ़ाई किया और उसके बाद तो फिर धारा बन गई। पिताजी एक साधारण किसान, मात्र 10 बीघा का आदमी, और वो भी कभी धान जल गया, कभी धान दह गया, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से। किसान की स्थिति बहुत दयनीय होती थी, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी हमको फील नहीं होने दिया इसको। और हमको यही, हम जब मैट्रिक पास किया तो उस वक्त मैट्रिक ट्रेनिंग होती थी। गांव के कुछ लोग जो हमारे शुभचिंतक हुआ करते थे, हमारे पिताजी को कहे कि अब जो है न बेटा का ट्रेनिंग करवा दो, तब नौकरी हो तो। अच्छा। तो बोले कि नहीं, हमारा बेटा जब तक पढ़ेगा हम ट्रेनिंग नहीं कराए। आज ISC पास किए, उस वक्त भी गांव का आदमी कहा कि नहीं करा दो, इसीलिए कि स्थिति करने के दरमियान आपको फिजिक्स में रुचि बढ़ी थी? हाँ, नहीं वो तो कॉलेज में ही, स्कूल में ही। अच्छा। स्कूल में जब पढ़ते थे हम लोग, तो जो टीचर सबसे अच्छा पढ़ाते थे उस विषय में हमको ज़्यादा रुचि बढ़ती थी। तो हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो साइंस के टीचर बहुत अच्छे टीचर थे, लगता था सब चीज़ उनको याद है। तो हमको साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। और वो हमारे मन में आया था कि हम कॉलेज में टीचर बनेंगे, मन में था हमको कि हम कॉलेज में टीचर बनेंगे। विजुअलाइजेशन था सर के पास? हाँ, हमारे पास था कि कॉलेज टीचर बने, हाँ उस समय ही थी कि कॉलेज टीचर बनेगा। इंटर किए, फिर BSc भी किए, फीस ऑनर्स से किए, सेकेंड टॉप की यूनिवर्सिटी में, गांव का लड़का। और फिर MSc किए, MSc में सेकेंड टॉप हम किए। और जब इंटरव्यू हुआ तो फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी हमारी बहाली हुई। बहाली हो गई हमारी BNM कॉलेज बड़ैया में। अच्छा। तो 9 साल वहाँ रहे, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करा करके हमको था कि हम अपने समाज का सेवा करें, और सुल्तानगंज में हम आए। तो पढ़ने के क्रम में हमारे ही नहीं, हमारे चचा लोग हैं यहाँ पर, पूरे क्षेत्र की स्थिति दयनीय थी। किसान क्या करेगा, धान भी नहीं होता था, रबी भी नहीं होता था, कभी जल गया, कभी क्या हो गया। और उस वक्त तो जैसे आजकल सेना नहीं चलता है, उस वक्त सेना चलता था बिहार में, किसी का फसल उखाड़ लिया कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये स्थिति थी उस वक्त में। वही ना हम कहे विधानसभा में कि आपका जमानत हम लोग बचपन से देखे हैं, न पढ़ने का ठिकान था, न फसल की सुरक्षा का ठिकान था। जिसके मन में चाहे उसके घर में चोर घुस जाता था और जो पाया वो लेके चला जाता था, कोई देखने वाला नहीं था। वह जमाना था, हुआ जिस जमाने को हम लोग, आप बूझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। और आज क्या ज़माना है, आज तो हर पंचायत में +2 स्कूल है, और कहीं भी बंदूक लेकर के 10 आदमी नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि गाड़ी में बैरल बाहर करके नहीं चल सकता। आज ये ज़माना नीतीश कुमार ने कर दिया। सर, आप राजनेता वर्तमान में हैं, लेकिन उससे पहले आप प्रोफेसर थे। हम शिक्षक रहे हैं, ठीक, अभी भी हम दिल से शिक्षक हैं। दिल से शिक्षक हैं। आप फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स साइंस का एक विषय है और आप आर्ट से संबंधित राजनीति में आए, ये रुचि कहाँ से आ गया आपके अंदर? देखिए, राजनीति आर्ट से संबंधित चीज नहीं है, ये सेवा से संबंधित चीज है। राजनीति सेवा से संबंधित चीज है। हम जब शिक्षक बने उस वक्त भी हमारे संपर्क में जो छात्र आते थे, जो गरीब होते थे, हम उसको कहते तुम कोई दिक्कत हो तो हमसे तुम पढ़ो, पैसा हमको दे दो,
केवल इतना करना कि गार्जियन से भी पैसा नहीं लेना। ये नहीं कि गार्जियन से पैसा लेकर के हमको ठग लोगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारे मन में सेवा भावना शुरू से ही थी कि हम गरीब को मदद करें, गरीब शिक्षक को, गरीब छात्र को पढ़ावें। आज तो ऐसा है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में हमको 50 विद्यार्थी पर्सनली नहीं जानता है। जब जाते हैं सब पैर छूकर प्रणाम करता है और वही उसी काम को फल मिलता है। सर, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक, इसलिए मैं सुल्तानगंज से ही प्रारंभ करना चाहूँगा। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। पिछले कुछ वर्षों में आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र की पहचान में सबसे बड़ा बदलाव क्या क्या आया, इसके विषय में बताएंगे आप? देखिए, हमारा ये सेकेंड टर्म है जी। फर्स्ट टर्म में हमको तो मैंने किसान के कष्ट को हमने देखा था निकट से, चूँकि हम भी किसान का बेटा है। मतलब धान लगा हुआ है, एक पानी के बिना धान जल जाता था और पिताजी की आंख में हम आंसू देखते थे कि कैसे घर चलेगा। हमको वह दिन याद था। हमको जब हमको मौका मिला तो हमने मुख्यमंत्री, विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलते थे कि हम गंगा जल को राजगीर ले गए हैं, गंगा जल को हम गया ले गए हैं। अच्छा। गया में हमारे जो पूर्वज की आत्मा को तृप्ति मिलेगी। तो हमने उनको कहा, सर हमारे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए आप गया ले गए गंगा जल को, राजगीर ले गए गंगा जल को, ये तो बहुत अच्छा किए। हमारा वर्तमान जो बाल बच्चा है उसके वो क्या खाएगा, उसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं? हमने कहा कि गंगा जल को लिफ्ट करके बांका के बड़ुआ डैम में डालिए, संचित कीजिए और जब ज़रूरत पड़े तो उस जल को किसान को मुहैया कराइए। ये बहुत उत्तम विचार है। और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। 1800 करोड़ की योजना है, हुआ है, 1-2 करोड़ की योजना नहीं है। एक विधायक 1800 करोड़ की योजना को हम लाए 5 विधानसभा, सुल्तानगंज, आपको तारापुर, अमरपुर, बेलहर और धोरैया, मतलब 5 विधानसभा को, अमरपुर 5 विधानसभा को उससे पानी मिलेगा, किसान को सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी। और जिला कह दीजिएगा तो भागलपुर हो गया, बांका हो गया, 2 जिला हो गया। और मुंगेर में भी खड़गपुर से कुछ फायदा होगा का इस गंगा जल को लिफ्ट करके ले जाने के क्रम में सरकार ने उसमें कुछ एडिशन किया कि पानी को माने खड़गपुर झील में भी संचित करने की बात हो गई है। वह पानी गंगा जल खड़गपुर झील में भी संचित होगा तो खड़गपुर मुंगेर जिला में पड़ता है। और आपका तारापुर भी मुंगेर जिला में पड़ता है तो मुंगेर जिला भी जुट गया। तो बांका हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, 3 जिला और 5 विधानसभा कि किसान को फायदा होगा। उतने धरती तृप्त होगी। जो पानी का लेवल भाग रहा था अब तो काम चल रहा, अभी तक मैंने जब मैंने काम आएगा धरती पर, ये 3 जिला और 5 विधानसभा का जो है क्षेत्र का धरती तृप्त रहेगी गंगा के जल से। जो पवित्र गंगा का जल है, वाटर लेवल नहीं भागेगा। जैसे अभी सुनते हैं कि वाटर लेवल बहुत भाग गया, उस वक्त वाटर लेवल नहीं भागेगा और किसान का एक भी फसल पानी के अभाव में बर्बाद नहीं हो। ये विषय हो गया सर आपके किसान के कल्याण के लिए, ठीक? हाँ, क्योंकि आप किसान के पुत्र हैं। देखिए, भारत ही, बिहार ही नहीं, भारत भी ये क्या आपका किसान वाला देश है, कृषि प्रधान देश है। और खास करके हमारा बिहार और खास करके हमारा ये भागलपुर मुंगेर जहाँ हमारा जन्म स्थल है, सभी के सब किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर किसान संपन्न होगा तो हमारा जिला संपन्न होगा, हमारा राज्य संपन्न होगा और हमारा देश संपन्न होगा। सर, जिस जल को आप लेकर जा रहे हैं, गंगा जल है, वो गंगा जी है। यहाँ के टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए, यहाँ टूरिस्ट फ्रेंडली बनने के लिए आपने क्या कार्य किया है और आगे क्या भविष्य में तय करते हैं कि वो होगा, वो बताएं आप। ये तो सिंचाई के लिए हमने बताया, कृषि के लिए, किसानों के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के पेट के लिए हमने बात किया है। अब सवाल है कि यहाँ पर देखिए श्रावणी मेला है, श्रावणी मेला में
श्रावण भादो ही नहीं, सालों भर यहाँ पर कंवरिया चलते हैं, सालों भर यहाँ कंवरिया चलते हैं और यहाँ से गंगा जल उठा करके देवघर जाते हैं, बाबा को अर्पित करते हैं और अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। तो हमने विचार किया इस बाबा की नगरी अजगैबीनाथ धाम में पहले, बहुत पहले आप लोग सुनते होइएगा कि यहाँ पर एक जाह्नवी ऋषि रहते थे और उन्हीं के तपोबल के चलते उन्होंने किसी कारणवश, उतना नहीं जाएंगे, गंगा जल को पी गए थे। उनको कुछ कारण से क्रोध बढ़ गया था, जो भगीरथी जी गंगा जल को ले जा रहे थे न, तो कुछ क्षति हुई थी उनको। तो भगीरथी महाराज फिर बहुत तपस्या किए, मनाए उनाए तो बाबा मान गए। तो उन्होंने फिर गंगा को यहाँ पर फिर से निकाले, अपने कान से निकाले और इसलिए इसका नाम जाह्नवी भी कहलाता है। और उत्तर वाहिनी गंगा उन्हीं के चलते हुआ था। भौगोलिक परिस्थिति बदलते 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 आज ऐसी स्थिति है कि गंगा उत्तर वाहिनी यहाँ पर नहीं है। तो हमने सोचा कि सुल्तानगंज की महत्ता है उत्तर वाहिनी गंगा के चलते। हम लोग सुनते हैं, हमारे पिताजी बताते थे, हम लोग रामायण महाभारत कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारे पिताजी रोज रात में 1 घंटा हमको सोने के पहले रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते थे। उसी में हम सुने थे कि भगवान रामचंद्र जी और सीता माता यहाँ से गंगा, उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर के देवघर गए थे। तो हमारे मन में आया था कि जब यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है तो आज दुर्भाग्य से उत्तर वाहिनी नहीं, इसको उत्तर वाहिनी बनाया जाए। उस वक्त जल संसाधन मंत्री थे संजय झा जी, जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो अब मुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए थे, हम कहा सर ऐसे ऐसे कीजिए। वहाँ पर चूँकि बहुत यात्री आते हैं, उनको सुविधा भी होगी। एक सुविधा की बता देते पहले, आप जो बताए सौंदर्यीकरण की बात हुआ। पहले पास हुआ था बहुत ज़्यादा से, लेकिन बाद में कुछ राशि की कटौती हुई तो 126 करोड़ रुपए का ये राशि है। यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा बनेगी और बहुत अच्छा घाट बनेगा, दर्शनीय घाट बनेगा कि लोग उस घाट को देखने के लिए आवेंगे सुल्तानगंज और स्टेशन से उतर करके सीधे जाएंगे वहाँ पर और गंगा स्नान करके सीधे निकल करके आपको रेलवे ओवर ब्रिज पार करके चले जाएंगे सुल्तानगंज में। जो आपको जाम की समस्या होती है सावन भादों में, वो भी नहीं होगा। ट्रैक 1 सिंगल ट्रैक हो जाएगा, ऐसे जाना ऐसे निकल जाना। अभी ऐसे क्या होता है, ऐसे लोग जाते हैं फिर ऐसे आते हैं तो दोनों का जाम हो जाता है, रास्ता अलग हो जाएगा। रास्ता अलग हो गया, सौंदर्यीकरण भी हो गया, गंगा उत्तर वाहिनी भी हो गई, हम लोग का मनोरथ भी पूरा हो गया। साफ सफाई को लेकर मैं बात करना चाहता हूं सर कि अभी सफाई कर्मी रेगुलर, इधर हम देख रहे थे क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, सफाई कर्मी रेगुलर धरना प्रदर्शन कर रहे थे आपके पास भी आकर। टोटल लोग यहाँ आकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे। क्या कारण है सर? देखिए, सुल्तानगंज में कचरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। देखिए एक बात बताते हैं, सबका मैंने ये त्रिस्तरीय शासन चलता है हिंदुस्तान में और जैसे मुखिया जी चुना हुआ एक सरकार चलाते हैं, नगर परिषद में भी जो सभापति हैं वो भी इलेक्टेड बॉडी हैं और उनका भी इलेक्टेड समूह है। उन नगर पंचायत, नगर परिषद या महानगर को चलाते हैं। दायित्व उनका भी है, दायित्व हमारा भी है। हम कहते हैं सफाई नहीं रहेगा, अगर प्रदूषित रहेगा यहाँ का वातावरण और गंदगी रहेगा तो गंगा माता के उत्तर वाहिनी होने से क्या होगा, लोग बीमार रहेगा, बहुत तरह की बीमारियाँ बढ़ेगी। इसलिए हमारे पास जब आता था तो हम एमओ को बहुत रफ वर्ड में उनको हम समझाए थे कि इन लोगों का जो जायज़ मांग है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट करके यहाँ चले जाइए, आपको हम काम करने नहीं देंगे। तो उन लोगों ने समझौता किया
और कुछ मांगों को पूरा किया और फिर वो लोग काम करना शुरू किए। बीच बीच में सुनते हैं, इधर विधानसभा चला, बीच बीच में सुनते हैं कुछ कुछ गड़बड़ी होती है, तो हमारे पास आता है मिलने के लिए। हम डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई इन लोगों की समस्या पर ध्यान दीजिए। यहाँ के छोटे व्यापारियों के लिए सर, ग्राम क्षेत्र, अगर आप तारापुर क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ मार्केट विकसित होते जा रहे हैं और सुल्तानगंज पीछे दर पीछे पीछे ही पीछे होते जा रहे हैं। उसके विषय में बताइए, यहाँ का मार्केट कब विकसित होगा और उनके विषय में क्या कार्य करते हैं सर? उनके लिए भी कोई परियोजना लागू कर रहे हैं, प्रस्तावना रखते हैं तो बताइए। सुल्तानगंज के मार्केट को जमाने के लिए, पहले तो यहाँ सुल्तानगंज का मार्केट इतना जमा हुआ मार्केट था, आप जानते हैं। फिर वही पुरानी बात आ जाएगी जो हम बार बार नहीं जाना चाहते हैं। 5 के पहले की बात जाइए, यहाँ पर कितना उद्योग चलता था। उद्योग का मतलब खाली मैंने लोहा का उद्योग ये नहीं है, मैंने अगल बगल के गांव का आदमी यहाँ पर आकर काम करते थे। उनको खेती के समय के बाद जो समय मिलता था, कोई तिल, कोई अलग अलग मिल में, अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे। सब काम बंद हो गया, काय बंद हो गया, वो आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। जी, तिलका मांझी भागलपुर से जुड़े कॉलेज से संबंधित मैं विषय में पूछना चाहता हूँ कि उनके लिए आपने क्या किया है अब तक और आगे क्या है? तिलका मांझी, हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं। देखिए, हम भागलपुर विश्वविद्यालय फीस विभाग से एमएससी किया। वहाँ एक दिन हम गए थे तो हमने क्या देखा कि मकान टपक रहा था, बरसात का समय था। लाइब्रेरी में और जाकर के लेबोरेटरी में सामान को बचाने के लिए ऊपर से पॉलीथीन से लोग ढक कर रखे थे, पीजी के टीचर सब। हम कहे सर क्या स्थिति है? तो बोले कि देखिए बड़ा स्थिति टपकता है और सब दाम जोड़ देंगे तो उन लोग 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ का दाम होगा उन लोगों का, मतलब सब सामान का। जब हमने ये देखा तो यूनिवर्सिटी में तो हमने उठाया ही बार बार, डागर विधानसभा में उठाया, वहाँ से फंड अलॉट कराया। और आज जाकर के पता कीजिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय के फीस डिपार्टमेंट का रेनोवेशन हो गया है, अब पानी नहीं टपकता है। पहली बात तो ये हुआ। हम भागलपुर विश्वविद्यालय में एक पीजी विभाग की बात किया, फिजिक्स का। हम जब चुनाव हुआ था तो हम मुरारका कॉलेज में फीस के प्रोफेसर थे। साइंस और आर्ट्स ऑनर्स स्तर तक की यहाँ पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आप कॉलेज जाइएगा तो लड़के हवाई चप्पल पहन करके मैक्सिमम मिलेंगे, बच्चे बच्चियाँ सब मतलब साधारण ड्रेस में, अप टू डेट ड्रेस में यहाँ बच्चे नहीं। मैं चाहता हूँ सर ऐसा कार्य कीजिए कि एक एमएलए का बच्चा भी उस कॉलेज में पढ़े। हाँ, वही तो सुनिए ना। पहले तो हमने क्या किया, हमने पहले एक बार यहाँ नीतीश कुमार आए थे, उस वक्त हम कॉलेज में शिक्षक ही थे, ये पुल के शिलान्यास के क्रम में। तो हम बोले सर हम तो इसी कॉलेज में हैं, और उस वक्त हम कॉलेज में शिक्षक संघ के सेक्रेटरी भी थे। तो बोले यही आपका कॉलेज है? सर संयोग से आप आए हैं, आज ही तो आप धर आए हैं। आप क्या मतलब है कि आपको कुछ देना पड़ेगा इस कॉलेज को? तो क्या चाहिए हमको के लिए? हमको एक स्टेडियम चाहिए सर। तो उन्होंने घोषणा कर दिया, एक कॉलेज टीचर वहाँ पर चूँकि सेक्रेटरी थे, हम कॉलेज आया इस पर तो लोग लगेगा ना हम आपके निकट हैं। तो उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम दिया मुरारका कॉलेज में। आप जाके देखिएगा कि कैंपस में एक अलग से स्टेडियम बना हुआ है। वह हमको नीतीश कुमार ने एक तरह से डोनेट दिया था, इसीलिए कि आप हमारे कार्यकर्ता भी और इसी कॉलेज के टीचर हैं, हमको दिया। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी एमएलए हुए सबसे हमने कॉलेज को डोनेशन करवाया है, रिक्वेस्ट करवा करके रोड बनवाया है। तीसरी बात, जब एमएलए बने तो मुरारका कॉलेज में बाउंड्री वॉल करवाया है, हम भी पैसा दिए हैं। और अपने सांसद गिरधारी बाबू से भी पैसा मांग करके उनसे भी हमने पैसा दिलवाया है, और मुरारका कॉलेज का जो कैंपस को चारों बगल से घेरा दिया है। 2 चीज़ हुआ। तीसरी चीज़ बताते हैं, कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। हमको ही बहुत अखरता था कि यहाँ के गरीब बच्चे या तो डीजे कॉलेज मुंगेर जाते थे या
मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर जाना पड़ता था, और गरीब के लिए संभव, हमने उस स्थिति को देखा था, कितना कष्ट होता था जाने में। हमने मुख्यमंत्री से बात किया, शिक्षा मंत्री से बात किया, और उन लोगों को बाध्य कर दिया कि विधानसभा में पारित करा करके यहाँ पर एडमिशन भी करा दिया, और कॉलेज में टीचर भी ट्रांसफ़र करवा के VC से मिलकर कहा जब यहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई चालू हो गई है तो बिना टीचर का पढ़ाई कैसे होगा। यहाँ पर टीचर उपलब्ध कराया गया, और आज कॉमर्स का टीचर है और सोशोलॉजी का भी टीचर आया है, और सब पढ़ाई हो रहा है। और बताते हैं आपको, हम जब यहाँ थे तो हम देखे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और ज्योग्राफी में लेबोरेटरी में कुछ सामान का अभाव था। हम जब MLA बने तो अपने फंड से हमने यहाँ साइंस लेबोरेटरी में और ज्योग्राफी लेबोरेटरी में हमने सामान का मुहैया कराया है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में सुविधा कराए बने। और आप जाइए आज कॉलेज में अच्छे प्रिंसिपल है, पढ़ाई भी होगी ठीक से, पढ़ाना पड़ेगा लोगों को, उपाय नहीं है। तो ये सब काम हमने कॉलेज के लिए किया, और मन में भी है। हम एक गोपालन को भी बाउंड्री वाल दिया, और एक कॉलेज डिग्री कॉलेज है एफिलेटेड कॉलेज आपको शाहकुंड में, मोदी नारायण कॉलेज, उसको भी बाउंड्री वाल दिया। हम चाहते हैं, और हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया कि एक गोपालन कॉलेज और मोदी नारायण कॉलेज शाहकुंड दोनों को ऑनर्स स्तर तक की विज्ञान में भी, कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी अस्थायी एप्लीकेशन दीजिए, कि जिससे हमारे विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत। सर हमारे बच्चे एजुकेटेड तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो वो पलायन कर रहे हैं एजुकेटेड होने के बावजूद, वो देखने वाली स्थिति है सर। उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, पलायन का अर्थ आप क्या समझते हैं? अच्छा नौकरी लगता है लोग विदेश जाते हैं, वो पलायन नहीं है, उसको पलायन नहीं कर सकते आप। गुजरात के यहाँ के मजदूर गुजरात जाते हैं, और गुजरात के मजदूर विदेश जाते हैं, वो अच्छा नौकरी करने के लिए जाते हैं, 2 पैसा वाला नौकरी नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ का कोई अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर विदेश में जाकर नौकरी करता है तो उसको पलायन नहीं कहिए। पलायन उसको कहते हैं जिसको रोजगार नहीं मिलता है यहाँ पर, और काम करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं। हमने जब आपको कहा कि 5 विधानसभा में जब पानी की उपलब्धता सही हो जाएगी और सही समय पर किसान को उचित परिमाण में पानी मिलेगा, तो यहाँ के मजदूर का पलायन काय होगा, इतना यहाँ काम मिलेगा। हम 5 विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात हम नहीं कर रहे। जब मजदूर को काम मिलेगा तो यहाँ का मजदूर काय पलायन करेगा? यहाँ के मजदूर जाके गुजरात में, आप पता कीजिएगा, यूपी में सब खेती करता है, हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, और गेहूं और धान उपजाता है। जब हमारे यहाँ उसको काम मिलेगा तो बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, पिछले सत्र में भी लगभग 20 लाख छात्रों को रोजगार और व्यवसाय में सुविधा मिली है, और नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 25 से 30 के बीच 1 करोड़ छात्रों को, बेरोजगारों को नौकरी और व्यवसाय हम देंगे। आपको पूर्ण विश्वास है? आपको पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार कभी झूठ नहीं बोला। एक भी बात बताइए नीतीश कुमार का जो कि सड़क पर नहीं उतरा है, जो जमीन पर नहीं उतरा है, बताइए तो। वो तो हम सबों को छोड़कर जा रहे हैं सर राज्यसभा के लिए। वो जा नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, वो दिल्ली से पैसा लाने के लिए जा रहे हैं। आप बात, नीतीश कुमार कुछ सोचता है और उसका कुछ अर्थ होता है। नीतीश कुमार जो आज सोच रहा है वो 5 साल बाद दिखाई पड़ता है। वो नीतीश कुमार बार बार जन्म नहीं लेता है। वो दूसरे की तरह लफाजी नेता नहीं कि झूठों कह दिया कि चलो मैं भी इसी स्कूल खोल दिए, गौशाला खोल दिए, पर उसमें बच्चा पढ़ावेगा, खेलेगा, वो सब नहीं है। आपको निशान से क्या उम्मीद है? देखिए, हम तो आपसे भी उम्मीद है आपको, आप जुटिए हमसे। निशांत भी बिहार का नागरिक है। अगर कोई भी पढ़ा लिखा नागरिक
राजनीति शुरू करता है तो देश का हानि नहीं करेगा, देश का हमेशा फायदा करेगा। हम अपने से लगाते हैं आपको। ये जो हमारा घर देख रहे हैं, कॉलेज टीचर के रूप में जो घर बना है वही घर हमारा है। पूछ लीजिए हमारे चाचा लोग हैं, एक धूर जमीन हम नहीं खरीद सके हैं, एक धूर कट्टा नहीं जमीन हमने नहीं बढ़ाया है। जो शिक्षित होता है वह समाज के लिए सोचता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको कितना दर्द होगा अपने समाज के लिए। आपके क्वेश्चन हम पकड़ रहे हैं, आपको समाज के लिए कष्ट है। और निशांत इंजीनियर है और बाप का गुण उसमें हो जरूर कुछ होगा। अच्छा बाप का बेटा अच्छा होता है। हमारे पिताजी को हमारे चाचा लोग भगत जी कहते थे। काहे कहते थे? और उनका भगत जी का प्रभाव हम पर पड़ा है कि सोते वक्त हमको, जब तक हम सो नहीं जाते थे, रामायण महाभारत सुनाते थे हमको। उसका प्रभाव हम पर पड़ा है ना। अर्जुन जब तक सुबहदार सो ही नहीं, कहानी सुनाते रहे और 7वां दरवाजा टूटते टूटते सुबहदार सो गई, तो अब मनु 8वां दरवाजा मन तोड़ने के लिए नहीं सीख सका। इसलिए बाप का प्रभाव बेटा पर पड़ता है। अच्छा बाप का अच्छा बेटा होगा, गलत बाप का गलत बेटा होगा। इसलिए नीतीश कुमार बिहार को कहाँ से कहाँ तक ले गया है, आशा है उसका प्रभाव उनके सुपुत्र पर जरूर पड़ेगा। और हम तो कहते हैं आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इधर भी आइए। राजनीति नहीं कीजिएगा। राजनीति को लोग गंदा छोड़ देते हैं। राजनीति गंदा चीज़ नहीं है। राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आवेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी कैसे जन्म लेगा बताइए? जयप्रकाश नारायण कैसे आवेगा? कर्पूरी ठाकुर कैसे आवेगा? नीतीश कुमार कैसे आवेगा? इसलिए आइए, लाल बहादुर शास्त्री भी इसी राजनीति के चलते आगे बढ़े हैं। इंदिरा गांधी भी इसी राजनीति में आगे बढ़ी है। जो देश के लिए कुछ करता है, समाज के लिए कुछ करता है, वह अमर हो जाता है, बाकी लोग गलीच में गल जाता है। विपक्ष के आरोप या जनता के आरोप आपने सदन में भी ये रखा था कि महिला अस्पताल के लिए, सुल्तानगंज के महिला अस्पताल कब तक बनकर तैयार होगी? देखिए इधर भी सुनिए, इधर भी आने वक्त स्वास्थ्य मंत्री सब मिले हैं कि सर आप विधानसभा में गच्छे हैं और हमसे गच्छे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपने गच्छा है कि महिला हॉस्पिटल सुल्तानगंज जो है, हमके लिए 2 ही महिला हॉस्पिटल पूरे बिहार में है। एक की हालत हम नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरी की हालत बहुत रद्दी है। और बीच बाजार में, सुल्तानगंज के बीच बाजार में महिला हॉस्पिटल है और बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है वह। उसके स्थिति में सुधार कीजिए। तो नीतीश कुमार के सामने उन्होंने गच्छा है, मैंने विधानसभा में हंसते हुए कि ललित महिला हॉस्पिटल ध्यान देंगे, हमने सामने लिख लिए भी थे। कहले लिखने से काम नहीं चलेगा, बाद में मिले, आप लिख लिए, हमने देखा था, झलकना चाहिए, कल के दिखाई पड़ेगा। आप जो चीज़ मांगे सब दिखाई दे रहा है ना। हमने आज बताते एक चीज़, आप क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। उसका बात उठी थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री फिर मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, भगवान मालिक है। इन्होंने घोषणा किया कि भागलपुर को हम एक हवाई अड्डा देंगे। हमको मौका लगा, हम चले गए नीतीश कुमार से और कहा कि सर, जब माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि भागलपुर को हवाई अड्डा मिलेगा, तो आप घोषणा कीजिए कि हमको सुल्तानगंज हवाई अड्डा। 931 एकड़ में स्वीकृति प्राप्त हो, सुल्तानगंज को हवाई अड्डा दिया। काहे? उन्होंने देखा कि हम जब भी बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, हम कभी नहीं कहा कि हमारे बेटा को नौकरी लगा दीजिए, हम कभी नहीं कहा हमको मंत्री बना दीजिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमको ज़मीन खरीदवा दीजिए। हवाई अड्डा सर रेलवे के उस पार बनेगी, ठीक, लेकिन उस पार के लोगों के लिए सिर्फ एक ही ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज सिर्फ एक है, गंगापुर, नारायणपुर हो या फिर आपका पटेल नगर हो, आदर्श नगर हो, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग बसे हुए हैं और उनके लिए दूसरा ओवरब्रिज कब बनवा रहे हैं सर? पहले एक बात सुन लीजिए, हवाई अड्डा के चलते ओवरब्रिज प्रभावित नहीं होगा, 4 लेन सड़क है। सर हमारा कहना है कि अभी भी लोग रेलवे क्रॉस कर आते हैं, उनको सीधा प्लेटफॉर्म टपना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी मार्ग से आए, प्लेटफॉर्म टपना ही होता है जी। और वो भी पास है, बनेगा और उसके चलते कुछ हम प्रभावित हो गए।
खाली खाली एक जगह हम बोल दिए कि वो बनेगा, उसके चलते हमारा कुछ वोट घट गया, बता देते हैं आपको। अच्छा, इसलिए अभी हम नहीं बोलेंगे। आरओबी बनेगा, वो निश्चित बनेगा। एक और आरओबी बनेगा, मुरारका कॉलेज के सामने से बनेगा। हमारे हमने सांसद महोदय भी लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं, वो तो बनना ही है ना। अब देखिए, आबादी को इस पार आने की उतनी ज़रूरत नहीं है। भागलपुर जाना है, 4 लेन पकड़िए, भागलपुर चले जाइए। क्या इस पार आने की क्या ज़रूरत है? सर मार्केट है सर इधर, वही मार्केट, केवल मार्केट के लिए ना, केवल मार्केट के लिए जी। ऐसे होता था कि स्टेशन आइए, हाँ, है ना, कोई काम हो सुल्तानगंज बिना काम नहीं चलेगा। बिना इस पर आए आप भागलपुर नहीं जा सकते हैं, बिना इस पर आए मुंगेर नहीं जा सकते हैं। आप बिना इस पर आए आप भागलपुर जा सकते हैं, बिना इस पर आए आप मुंगेर जा सकते हैं, 4 लेन से जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। हम जो कह रहे हैं उसकी बात समझिए। आरओबी की महत्ता अब उतनी नहीं रही है जितना पहले थी। ये 4 लेन बनने के चलते, 4 लेन बनेगा, जानते हैं, पटना से सीधे साहेबगंज तक 4 लेन जाएगा ये। और अभी पहले हमको जब शुरू हम जाते थे तो हमको 5 घंटा लगता था पटना से सुल्तानगंज जाने में, अभी लगता है 3.5 घंटा। और जब आपका ये मुंगेर और सुल्तानगंज के बीच का 4 लेन क्लियर हो जाएगा तो लगेगा 3 घंटा। कब लोग उस पार इस पार करते हैं? कुछ नहीं। जब इस पार उस पार करना पड़ेगा तब ना। सम्राट चौधरी के साथ आपका कैसा संबंध है? अच्छा, ठीक है। सम्राट चौधरी के साथ तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। सम्राट चौधरी, बता देते हैं, उस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, बुरी तरह से रिलेटेड हैं। सम्राट चौधरी जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त भी हम परिवार में जाते थे। हम सकनी बाबू, उनके पिताजी, समता पार्टी के निर्माण में उनका अहम रोल रहा है। दिग्विजय बाबू, सम्राट चौधरी, सकनी चौधरी, नीतीश कुमार और बहुत लोग थे उसमें, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है। और जितना काम हम कराते हैं हम सम्राट। ऐसा कोई काम जिसमें सबसे हार्ड चैलेंज आया हो? ऐसा कौन सा काम है? हमको कभी चैलेंज इवेंट किया है? आया ही नहीं है। हम जो मांगते हैं हमको मिल जाता है। हम नहीं समझते चैलेंज। ये तो सर वरदान हो गया। ये वरदान हो गया। हम चैलेंज नहीं मांगते। आप बोले ना इसको देखिएगा, हम दिखा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री को परेशान कर देंगे हम जब तक हमारा काम ठीक नहीं करेगा। एक बात और बता देते हैं, आपने सुना था कि रेल पुल थी, जो गंगा पुल है, डिस्टर्ब हुआ था। आप क्वेश्चन नहीं कर रहे थे इसलिए बता देते हैं। कुछ दिन तक काम बंद रहा था। हाँ। उस काम को रोक दिए थे उस वक्त के जो मंत्री थे, PWD मंत्री। हम मुख्यमंत्री से मिले, कहा सर वो गंगा पुल तो काम बंद है। हमको था कि पहले हमारे चुनाव के पहले गंगा पुल पर काम चालू हो जाएगा, अब तो चालू हुआ नहीं, अब तो उम्मीद नहीं है। तो उसको चालू कराया जाए सर। गलती ठेकेदार का है, ठेकेदार को आप फांसी दे दीजिए, ठेकेदार का सब पैसा जब्त कर लीजिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गंगा के उत्तर और दक्षिण के वासियों का क्या गलती है? वह पुल बनेगा तो उत्तर और दक्षिण के बीच का पुल बनेगा और गंगा के उत्तर दक्षिण की आबादी को बहुत फायदा होगा। उन्होंने तुरंत जांच करवाया, हमारे सामने बुलाया अफसर को कि देखिए क्या बात है, क्या गड़बड़ी है। और 10 दिन के अंदर उन्होंने आदेश दे दिया वो काम बनेगा। हम कहे सर वो काम बने, तो यहाँ के जो थे, यहाँ जो मैनेजर थे, कहा सर आदेश तो मिल गया लेकिन हमारा एरियर बाकी है। कह पैसा नहीं मिलेगा आपको, पैसा अब आप उनको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। जितना टूटा है ना उसमें अपना पैसा लगेगा उनको। तो उसका कुछ एरियर था, एरियर भी हम दिलवा दिए मुख्यमंत्री से कहा करके कि आप एरियर, उसी पैसे से काम शुरू हुआ है। तो उस काम को भी हम नहीं करवाए, रुका हुआ काम को चालू करवा दिए। हेल्थ सेक्टर में सर आज हमारे सुल्तानगंज के जो लोग हैं, जब सीरियस केस आता है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उन्हें भागलपुर पे निर्भर होना पड़ता है। यहाँ MRI मशीन नहीं है, अच्छे मशीन्स नहीं है, यहाँ पे इमरजेंसी के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। उसके विषय में क्या कहेंगे आप? आपका कहना एकदम सटीक है और जन उपयोगी है, समाज के लिए है। इस बात को हमने विधानसभा में भी उठाया था। आप हमारे भाषण को पढ़िए, जब स्वास्थ्य विभाग के भाषण पर हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था सर वह जमाना था कि जैसे कि हम बताए कि जैसे मानिए किसी हॉस्पिटल में आपने एक एक्सरे मशीन दिया है, उस वक्त तो पहले तो पेपर भी नहीं था, रोगी को लिखने के लिए पेपर भी नहीं हुआ करता था। जब से आपकी सरकार आई है,
अब दवा भी फ्री दे रहे हैं, डॉक्टर भी बैठता है, कम बेस पे बैठता है, पेशेंट जाता है। पहले 500 पेशेंट जाता था, एक एक्सरे मशीन से कम हो जाता था, लेकिन आज 1000 आदमी रोज जाता है और एक एक्सरे मशीन से कम नहीं चलता है। इसलिए जो सामान आपने, जो ऑपरेटर्स आपने दिलाया है, हम कहा पीएमसीएच की बात करते हैं सर, पीएमसीएच में भी पेशेंट जाता है और कहता है कि आज नहीं 5 दिन के बाद आपका एक्सरे होगा, कारण एक्सरे मशीन नहीं खाली नहीं है, खाली नहीं है। हाँ, उस पर लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है ना, नंबर लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ही नहीं होगा। तो सर हमारे खान सर ने कर दिया है। हाँ हाँ, आपके खान सर्विस किए हैं, तो हमने कहा कि आपको वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, इस सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा सर। जो सब मशीन की ज़रूरत होती है, चाहे हार्ट वाली मशीन हो या जितना भी मशीन हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कीजिए और डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए, तब जाकर आपको मरीज बाहर जाकर के जांच नहीं करावेगा। उन्होंने कहा इस पर भी हम ध्यान दें। सुल्तानगंज गंगा घाट की सबसे बड़ी समस्या सर ब्रिगेडिंग सिर्फ और सिर्फ श्रावणी मेला में रहती है, उसके बाद ब्रिगेडिंग का कोई हाल ही नहीं दिखता। सर मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ वाराणसी और प्रयागराज के तर्ज में उस प्रकार का ब्रिगेडिंग क्यों नहीं हो पाता है? जी जी ठीक है, देखो बैरिकेटिंग चूँकि यहाँ पर होना चाहिए कि सालों भर का बैरिकेटिंग होना चाहिए, है ना। केवल यहाँ सावन और भादों में बैरिकेटिंग होता है, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, उसमें भी लोग मरते हैं, डूब जाते हैं। हम ये प्रश्न है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके लिए हम कोशिश करेंगे और परमानेंट बैरिकेटिंग कराएंगे। हम परमानेंट करवाना ही है सर, कोशिश नहीं करना, बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि आपके पास वरदान है सर, बेटा वरदान का पूरा फायदा उठाना है सर। हम तो 10 आदमी से कुछ पाते हैं, उसी बात को वहाँ पर रखते हैं, है ना। तो तुमसे एक चर्चा में एक फायदा हमको हुआ कि परमानेंट बैरिकेटिंग की बात होनी चाहिए। डॉल्फिन जोन भी हो रहा है, बता रहे तुमको, वो जानकारी है मुझे। वह चिट्ठी हम बहुत जल्दी निकलवा रहे हैं, यहाँ पर लोग देखेगा डॉल्फिन जोन जा करके, इसलिए सुल्तानगंज तो बहुत 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 सोवेगा। रात में सर आप इस ओवरब्रिज से क्रॉस करते हैं कभी रात में? सर लाइट नहीं है वहाँ, शॉर्ट्स क्रिएटर जो है, कंटेंट क्रिएटर रेगुलर वो रील वायरल हो रहा है। इन्होंने उठाया भी है, पवन किसान जी मीटिंग में जाकर उठाए हैं। वह चूँकि रेलवे का जोन है, वो उतना रेलवे का जोन पड़ जाता है, इसलिए नगर परिषद वाला भी उसमें पूंजी नहीं फंसा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, मैंने अफसर से। विधायकी शक्ति है सर, तो मैं चाहता हूं कि जनता के बीच ही कुछ ऐसा कहा जाए, अभी कॉल लगाया जाए और अभी तुरंत ठीक कराया जाए उस काम को। ठीक है, देखो चूँकि बताने नहीं और रेलवे जोन है, हम कह दें और अफसर के बस की बात नहीं हो तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी उसकी। हाँ, हम अफसर से काम भी लेंगे और बेइज्जत भी करें, दोनों चीज़ हम नहीं जानना चाहते सर 50 है तो 25 लाइट तो लगा ही सकते हैं। और वो तो लगा 50 बोले सकते तो हैं, 25 लाइट हम लगा ही सकते हैं। हाँ कहीं लगा सकते हैं, लगा देंगे, क्या दिक्कत। तुम कहते हो हमारा फंड आएगा, हम लगवा देंगे, लेकिन उस पर लगेगा तब हम लगवा देंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम लगवा देंगे लाइट। आपसे उम्मीद है सर, बहुत सारी जनता का आप पे प्यार है सर, इसलिए आप सर फिर से इस चेयर पे हैं और उसे कायम रखिएगा। हमें बहुत बहुत जी। तुम लोग देखो, एक बात बता देते हैं, हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है बिहार में, और सुल्तानगंज में तो ये एकदम, और स्टील का भी स्टील है। लेकिन इसके सिवा भी एक गठबंधन हमारे पास है, तुम्हारा विद्यार्थी वाला, जो किसी को दिखता नहीं है। हर गांव में 10 लड़का हमारा तैयार रहता है हमारे लिए। तुम्हारे बारे में लोग नहीं जानेगा, लेकिन तुमने हमको क्या मदद किया है हम भी नहीं जानते, तुम खुद समझते हो। कहता है कि हमारे सर खड़ा है, अब सर खड़ा है, सर तो बाप हो गया, बाप के लिए लोग काम करता है। हमको एक अतिरिक्त सुविधा है शिक्षक के चलते, हमने बहुत सारे छात्रों को फ्री पढ़ाया है, फ्री मदद किया पढ़ने में, तो उसका फल हमको मिलता है। आप सर इस पॉडकास्ट पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है बेटा, कभी होगा तो आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।